हेलो एवरीवन। तो वापस आज लेकर आया हूँ आपके सामने में इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर तीसरा वीडियो। पिछली वीडियो के अंदर हम लोग देख चुके हैं एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस वीडियो दैट वी से an atom is neutral if there are equal number of electrons and protons inside the atom. Then we will say that then your atom is neutral. Now if I say what is the net charge of an atom, then you will say that the net charge of an atom is 0. ध्यान रखना, किसी भी एटम का नेट चार्ज 0 होता है। कोई भी एटम न्यूट्रल तभी कहा जाता है जब उसका नेट चार्ज 0 होता है। ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने इसके अंदर ये पढ़ा था कि अगर कोई किसी पार्टिकल को, किसी मैटर को, किसी मटेरियल को मुझे अगर चार्ज करना है तो हम चार्ज कैसे कर सकते हैं। हमने एक सिंपल सा प्रोसेस देखा था, रबिंग वाला प्रोसेस। उस प्रोसेस के अंदर हमने ये समझा था कि जब भी अपन किसी एक पार्टिकल को रब करते हैं दूसरे पार्टिकल के ऊपर, तब उस दौरान इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होते हैं आपस में। इलेक्ट्रॉन्स, एक पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दूसरे पार्टिकल के अंदर फंस जाता है। इस तरह से चार्जिंग होती है। तो हमेशा चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होना जरूरी होता है। फिर उसके अंदर हमने ये भी देखा था कि रबिंग के दौरान जिस पार्टिकल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। पॉजिटिव का मतलब हमें याद रखना है लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव का मतलब याद रखना है हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेसिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने ये भी पढ़ा था एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का नाम हमने दिया था एलिमेंट्री चार्ज। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम याद रखना, कूलम इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे, चार्ज के ऐसा यूनिट कूलम को वापस से डिस्कस करेंगे, एक कूलम कितना होता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब अगर मुझे किसी पार्टिकल को चार्ज करना है, किसी मैटर को चार्ज करना है, तो क्या बिना इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर हुए हम किसी पार्टिकल को चार्ज कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, वी कैन नॉट चार्ज एनी पार्टिकल विदाउट सेंडिंग एनी इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा हमको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास में, इलेक्ट्रॉन क्योंकि पार्टिकल है तो पार्टिकल के पास में मास भी होता है। तो जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा उसके साथ कुछ ना कुछ मास भी ट्रांसफर होता है। तो हमें ये चीज पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब रबिंग के दौरान एक ऑब्जेक्ट था नेगेटिव चार्ज हो गया। नेगेटिव चार्ज हो गया यानी उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। इलेक्ट्रॉन आ गए यानी उसके साथ कुछ मास भी आ गया। तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास जो होता है वो बढ़ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो होती है उसके अंदर क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो उसका मास डिक्रीज हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन को हम एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। तो इसको ये क्वेश्चन बनता है आपका कि व्हाई एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। तो इसका आंसर ये है क्योंकि हमें आज तक इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई चार्ज आज तक मिला नहीं है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को ही एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। याद रखना, इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट्री चार्ज क्यों बोला जाता है? व्हाई डू वी कॉल इलेक्ट्रॉन एज एन एलिमेंट्री चार्ज? बिकॉज वी हैवंट सीन एनी चार्ज स्मॉलर देन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में अगर जब भी अपन एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं तो उसके साथ में कंपलसरी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज ट्रांसफर होगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसका मतलब 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज एक्सचेंज होता है। ठीक है। इसी वजह से हम इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। तो इसको लिख देते हैं अब, व्हाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। व्हाई electron is called elementary charge। तो आंसर है इलेक्ट्रॉन is called elementary charge because there is no other charge
smaller than that of an electron that is smaller than 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb. So why electron is called elementary charge? Electron is called elementary charge because there is no other charge smaller than that of electron, that is smaller than 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb. ठीक है, उसके बाद जब भी अपन whenever one electron is transferred a charge of 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb is also ट्रांसफर्ड. ठीक है, अब जब भी चार्ज होगा हमेशा इलेक्ट्रॉन ही चार्ज को इधर से उधर ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. पॉजिटिव चार्ज को हम कंसिडर नहीं करते हैं. क्यों नहीं कंसिडर करते हैं? हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं. क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हैवी होता है, तो उसको चलने में दिक्कत होती है, उसको चलाने के अंदर हमें ज्यादा वर्क करना पड़ता है. इसी वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन को चलाना बड़ा आसान होता है. अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही चार्ज को ट्रांसफर करता है, तो एक आंसर ये भी हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही चार्ज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल चीज होती है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कल हमने देखा था इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज स्मॉल ई, और स्मॉल ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम. ठीक है, अब इसके अंदर आगे चलते हैं. जब भी हम बोलते हैं चार्ज हो रहा है यानी उस समय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं यानी उसके साथ साथ कुछ मास भी ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके पास में दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दो प्रॉपर्टीज होती है जो कि कभी भी सेपरेट नहीं हो सकती. एक, इलेक्ट्रॉन के पास खुद का मास होता है क्योंकि वो पार्टिकल है. दूसरा, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसके पास में खुद का चार्ज भी होता है. ठीक है, तो ये जो चार्ज और मास होते हैं इन दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते. ठीक है, तो इस चीज को अपन अब लिख देते हैं. इस तरफ लिख देते हैं. इलेक्ट्रॉन has two basic properties which cannot be separated, and these are mass and charge. मास एंड चार्ज. तो मास और चार्ज को हम सेपरेट नहीं कर सकते कभी. ठीक है, ये बात कर ली अपन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में. अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल. इसी चीज को थोड़ा सा आगे एडवांस करते हैं और उसके अंदर अपन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है. ठीक है, मैंने एक बोला था आपको कि मूवमेंट ऑफ चार्जेस. कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं which allow the movement of charges, and there are some materials which do not allow the movement of charges. So we are going to study that which material, what type of materials allow the movement of charges through them, and what type of material do not allow the movement of charges through them. So let us do it. क्लासिफिकेशन हेडिंग डालिए. क्लासिफिकेशन ऑफ
materials based on movement of charges. क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन मूवमेंट ऑफ चार्जेस, ये एक अच्छा सा टॉपिक है और बड़ा मजेदार टॉपिक है। अब इसके अंदर हमें कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं, उनको समझना, एक चीज सुन लेना, अच्छे से याद कर लेना। ये जो मैं जितना भी छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स आपके फिजिक्स के बेस को तैयार कर रहे हैं, 12th क्लास के बेस को तैयार कर रहे हैं। जब तक आपको इन पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, इसकी डीप नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप आगे वाले चैप्टर्स को आप सॉल्व नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर्स के साथ आप डील नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा मत समझना कि ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हो रही है, कुछ समझ तो इन चीजों को हमें समझना है और अच्छे से समझना है इन चीजों, क्योंकि यही आपका बेस तैयार करेगी। अब हमें क्लासिफिकेशन करना है मटेरियल को, तो अपन मान लेते हैं, हमने ये तो पढ़ लिया, कोई भी मटेरियल जो होता है, मटेरियल होता है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। हमने एक एटम लिया, एटम का नेट चार्ज कितना होता है? 0। नेट चार्ज की बात कर रहा हूँ, टोटल चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ एन एटम? 0। जितने न्यूट्रल होता है वो, इसका मतलब क्या हुआ? नेट चार्ज 0 का मतलब न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, यानी जितने पॉजिटिव चार्ज उतने के उतने उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस भी होंगे, ठीक है। अब एटम से एटम, बहुत सारे एटम मिलाते हैं अपन, इकट्ठे करते हैं, तो आपका मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। मॉलिक्यूल का भी नेट चार्ज कितना होता है? 0। द नेट चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल इज ऑल्सो 0। व्हेन वी कंबाइन मेनी मॉलिक्यूल्स देन इट फॉर्म्स मटेरियल। उन सब से मिलके आपका मटेरियल बनता है। मटेरियल का भी नेट चार्ज कितना होता है? 0। सारे मटेरियल को मिला के आपकी अर्थ बनती है, तो अर्थ का नेट चार्ज भी कितना हुआ? 0, ठीक है। और आपका यूनिवर्स का नेट चार्ज भी कितना हो गया? 0, ठीक है। नेट चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज 0। अब इसके अंदर देखो होता है क्या है, हमारे नेचर के अंदर कई सारी चीजें देखने को मिलती है। एक चीज याद रखो, हमारा जो रूम टेम्परेचर होता है मटेरियल्स के लिए बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं इस चीज को, मान लेते हैं ये एक एटम है, ठीक है। उसके अंदर ये 4 पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। 4 पॉजिटिव चार्ज है, उसका न्यूक्लियस हो गया, और 4 उसके, तो इसका नेट चार्ज कितना हो गया? नेट चार्ज हो गया इसका 0। नेट चार्ज कितना हो गया इसका? 0। अब रूम टेम्परेचर की वजह से, रूम टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर होता है इनके लिए, हमें रूम टेम्परेचर इतना फील नहीं होता है। क्यों नहीं होता फील? क्योंकि हमारी बॉडी भी जो होती है वो लगभग उस रूम टेम्परेचर के आसपास ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, तो हमें इतना फील नहीं होता है, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर इनके लिए बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है। अब रूम टेम्परेचर की वजह से आपको पता होगा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, ठीक है, फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा है आपने 11th क्लास के अंदर, कि जैसे जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो, उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, और इंटरनल एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या बढ़ती है? उनकी स्पीड बढ़ती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है यानी उनकी स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है यानी क्या बढ़ रहा है? वेलोसिटी। ये वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये पार्टिकल इस एटम को छोड़ के बाहर आ जाता है, और ये कुछ इस तरह का शेप ले लेता है। ये इस तरह से, ये यहाँ वाला पार्टिकल आपका बाहर आ गया यहाँ, ठीक है। बाहर आके ये क्या हो गया? फ्री। अब बताओ इसका चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। इसका चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो ये जो बन गया इसको अपन बोलते हैं फ्री चार्ज। क्या बोलते हैं इसको अपन? फ्री चार्ज। इसने अपनी ड्यूटी छोड़ दी। देखो नेचर ने सबको अपनी अपनी ड्यूटी दे रखी है। नेचर ने इनको क्या ड्यूटी दे रखी है? इसके चारों तरफ आपको चक्कर लगाना है, ठीक है। किसी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि ये अपना जो काम होता है उस काम को छोड़ के वहां से बाहर निकल जाता है, इससे दूर चला जाता है। जैसे ही दूर होता है ये क्या बन जाता है? फ्री चार्ज। और ये उसी के अंदर फिर बाद में घूमता रहता है, ठीक है। तो ये बन गया आपका फ्री चार्ज। अब इसके अंदर एक और चीज समझो, ये एक
मटेरियल है, मेटल का बना हुआ है। किसका बना हुआ है आपका? मेटल। ठीक है, इसके अंदर ये पार्टिकल्स हैं, ये एटम्स हैं। और एटम कैसा होता है इनिशियली? हर एटम कैसा होता है? न्यूट्रल। हर एटम कैसा होता है? न्यूट्रल। ये 4 इसमें भी हैं, चार इसमें भी हैं, और 4 इसमें भी हैं। ठीक है, ये 4 4 प्लस, तो 4 + 4 माइनस होकर न्यूट्रल बन गया आपका एटम। ठीक है, और उसके साथ साथ हमको पता है कि रूम टेम्परेचर पे जो मेटल होता है उसके अंदर ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसे पार्टिकल भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल भी हो सकते हैं। कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, और कुछ नेगेटिव होते हैं। तो ये आपके पॉजिटिव चार्जेस हो गए इसके अंदर, ये कुछ ऐसे, और उसके अंदर कुछ नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब होता क्या है इसके अंदर, देखो, एक तो ये हो गया। अब ये किसका बना हुआ है? मेटल का बना हुआ है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट लगाते हैं और यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट लगाते हैं, ये पॉजिटिव हो गए, ये नेगेटिव हो गई। हमको पता है पॉजिटिव चार्ज किसके पास हम किसके रब करके किसको पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज अपन लोग ग्लास को पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं और प्लास्टिक को नेगेटिव चार्ज दे सकते हैं। मैंने ग्लास को खूब घिसा, खूब रब किया, रब करने से उस ग्लास के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ग्लास रॉड को मैंने यहाँ रख दी। फिर बाद में मैंने प्लास्टिक लिया, प्लास्टिक को खूब रब किया, खूब रब करने से उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आया, और उसको अपन ने यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद में होता क्या है, देखो प्रोसेस क्या होता है उसके अंदर, प्रोसेस को अच्छे से समझना। ठीक है, ये प्लस चार्जेस जो होते हैं, प्लस किसको अट्रैक्ट करते हैं? प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसके अंदर से जो ये नेगेटिव होता है, इस नेगेटिव को ये प्लस अट्रैक्ट करता है, और ये नेगेटिव इधर जाना चाहता है। जैसे ही नेगेटिव इधर जाता है, जैसे ही नेगेटिव इसके अंदर ट्रांसफर होता है, क्या होता है? नेगेटिव ट्रांसफर होने से क्या हो जाएगा? नेगेटिव जैसे ही, देखो पहले सब न्यूट्रल था, ये पूरा ऑब्जेक्ट न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 नेगेटिव 6 पॉजिटिव, और ये सारा न्यूट्रल। तो पूरी ऑब्जेक्ट पहले स्टार्टिंग में कैसी थी? न्यूट्रल थी। फिर अपन ने जैसे ही पॉजिटिव प्लेट यहाँ लगाई, नेगेटिव प्लेट यहाँ लगाई, ठीक है, इसको अपन आगे बहुत बार लगाएंगे, आगे जाके आप देखोगे कि इसको, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है, इसको आगे पढ़ेंगे अपन। या बोल सकते हैं एक बैटरी जब लगाते हो, बैटरी लगाने वाला प्रोसेस भी यही होता है आपका। बैटरी के अंदर देखिए उनकी 2 प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, और ये आपका वायर हो गया। ठीक है, तो इनिशियली वायर कैसा था आपका? न्यूट्रल था। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमने यहाँ पे प्लस में किसको अट्रैक्ट कर दिया? नेगेटिव को, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, यानी इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अब बताओ मेरे को, किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है और उसके अंदर से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो उसके चार्ज के साथ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, यानी इसका चार्ज कैसा हो गया? नेट चार्ज कैसा हो गया इसका? पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी इसके अंदर एक प्लस है। जैसे ये प्लस देखता है, ये क्या करता है? इसको वापस से यहाँ से माइनस को खींच लेता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस अंदर चला जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था, एक इलेक्ट्रॉन वापस अंदर आ गया। बताओ वापस इसका नेट चार्ज कितना हो गया? 0। न्यूट्रल बन गया ना वापस वो तो। ठीक है, इसी तरह से ये प्रोसेस चलते जाते हैं। इस माइनस को वापस से इस प्लस ने खींच लिया। ठीक है, जैसे ही माइनस चला गया उधर, फिर से इसका चार्ज कैसा हो गया? पॉजिटिव। उसके बाद में इधर से फिर से जैसे ही पॉजिटिव होता है, ये प्लस इसके अंदर से एक माइनस को खींच लेता है, फिर अपने नेट चार्ज को क्या बना देता है? वो न्यूट्रल। इस तरह से ये प्रोसेस चलते जाते हैं। चलो, एक तो ये सीन बनता है इसमें। अब दूसरा देखो क्या होता है इसके अंदर। यहां से मान लेते हैं, देखो अब इसके बीच, इसके अंदर क्या होता है? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन्स जितने भी है इसके चारों तरफ, ये सारे नेगेटिव, और बीच में क्या है? पॉजिटिव। तो इनके बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, अब ये भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इनके बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अब ये डिपेंड करता है। ठीक है, मान लेते हैं हमने इसका चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, इसकी पोलैरिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दी, इसका चार्ज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया अपन ने। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने से क्या हुआ? इन दोनों के बीच का फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर आ गया।
जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर आया, ये कुछ ऐसा बन गया आपका, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलोगे कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी इसका चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव। इस प्लस ने इसके इलेक्ट्रॉन को खींचा, इस प्लस ने इस इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, जैसे इसके पास वापस इलेक्ट्रॉन गया, ये तो न्यूट्रल बन गया, लेकिन ये क्या बन गया इस बार, प्लस। इस प्लस ने इसके इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो ये वापस न्यूट्रल हो गया, और ये क्या बन गया इस बार वापस प्लस, और इस प्लस ने क्या कर दिया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, ठीक है, तो वापस क्या हो गया इसका, न्यूट्रल। तो ये हमने क्या देखा इसके अंदर कि यहाँ पे चार्जेस का मूव होना अलाउ है, चार्जेस कैन मूव इन दिस टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो ये कौन से मटेरियल हो गए, मेटल्स। अब दूसरा देखो, दूसरे टाइप का मटेरियल देखो, ये पॉसिबिलिटी थी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी इसके अंदर ये हो सकती है, ये प्लस और ये इसके अंदर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर ये हमको पता है कि हर मटेरियल के अंदर रूम टेम्परेचर पे कुछ फ्री चार्जेस भी होते हैं, ये भी फ्री चार्ज है, ये भी फ्री चार्ज है आपका, ठीक है। ये नेगेटिव वाला फ्री चार्ज हो गया आपका, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो उसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं, कुछ नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं, कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, ठीक है। और कुल मिला के नेट चार्ज कितना बना देते हैं, सब फिर भी न्यूट्रल ही रहता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम मान लेते हैं ये कुछ पॉजिटिव चार्जेस भी हैं इसके अंदर, ठीक है, और इसके अंदर कुछ नेगेटिव चार्जेस भी हैं। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर एक बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट लगा दी, ये पॉजिटिव प्लेट हो गई इसके तरफ और ये वाली नेगेटिव प्लेट हो गई। अब इस इलेक्ट्रॉन और इस प्लस के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। इसी तरह से इन दोनों के बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब इनके अंदर क्या हो रहा था, यहाँ वाला ये जो फोर्स था, ये वाला जो फोर्स था, इन दोनों के बीच का फोर्स वीक फोर्स था, और इन दोनों के बीच का फोर्स स्ट्रांग फोर्स था। इसलिए इसने स्ट्रांग फोर्स ने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन को तोड़ के अपने साथ ले गया। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये वाला जो फोर्स होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पॉजिटिव चार्ज का और उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, उसके बीच का जो फोर्स होता है, वो फोर्स बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है, और ये तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये नहीं टूट पाता, तो इसके अंदर से क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आ पाते, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकल पाते, ठीक है। तो ये इनके मोशन को अलाउ नहीं करता। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसकी पोलैरिटी को बहुत स्ट्रांग करते जाए, इतना स्ट्रांग कर दें कि ये वाला फोर्स वीक हो जाए, और ये वाला फोर्स अगर स्ट्रांग हो जाए तो ये चलना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये फोर्स वीक हो गया यहाँ वाला फोर्स, और ये वाला फोर्स क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। तो इसने इसके इलेक्ट्रॉन को तोड़ दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन को तोड़ेगा, इसका चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव ने इसको खींचा, इस पॉजिटिव ने इसको खींचा, और यहाँ से एक नेगेटिव आ गया, और इसके अंदर इस पहले जैसा इस केस में हो रहा था, वैसा का वैसा इस केस के अंदर चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये कब होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग फोर्स लगने पर। इस तरह के मटेरियल को अपन बोलते हैं आपके नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, यानी कि अपन इसका एग्जांपल ले तो एयर, ठीक है। तो इसके अंदर अपन ने ये देखा, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके अंदर चार्जेस चलना, जो मटेरियल चार्जेस को चलना अलाउ करते हैं, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो चार्जेस को चलना अलाउ नहीं करते, ठीक है। तो ये दो अपन ने इसके अंदर कैटेगरीज देखी थी, ठीक है। तो अब इसके अंदर आगे चलते हैं अपन, और हमने देखा था दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक वो मटेरियल जो कि चार्जेस को चलना अलाउ करते हैं, एंड सेकेंड वन विच डू नॉट अलाउ द मोशन ऑफ चार्जेस थ्रू देम, ठीक है। तो इनको अपन अब लिखना स्टार्ट करते हैं। इसी बेस पे अपन ने मटेरियल्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। एक मटेरियल ऐसे जो अलाउ करेंगे, दूसरे मटेरियल ऐसे जो अलाउ नहीं करेंगे, मोशन को अलाउ, मूवमेंट को अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसी बेस पे अपन ने मटेरियल का क्लासिफिकेशन करते हैं। पहले टाइप के मटेरियल होते हैं, उनको अपन बोलते हैं कंडक्टर्स, कंडक्टर्स। द मटेरियल्स
कंडक्टर कौन से होते हैं? ये वाले, ठीक है, जो अलाउ करते हैं। तो द मटेरियल्स विच अलाउ द मोशन ऑफ चार्जेस थ्रू देम, ठीक है। सो द मटेरियल्स विच अलाउ मोशन ऑफ चार्जेस थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। और इनके एग्जाम्पल होते हैं आपके मेटल्स, उसके बाद में मेटल्स के बाद में हो गए आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के बाद में ह्यूमन बॉडी, टैप वाटर, एक्सेट्रा, ठीक है। मेटल जितने भी होते हैं वो सारे के सारे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। कंडक्टर कौन से? जिनके अंदर चार्जेस चल सकते हैं, विच अलाउ द मोशन ऑफ चार्जेस थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर, ठीक है। सेकंड आता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? आप केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और सॉल्यूशन, सॉल्ट का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, उस सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्ट वाला सॉल्यूशन को अपन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ HCl, सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, ZnSO4, ये सारे के सारे क्या है आपके? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी बहुत अच्छी कंडक्टर होती है। क्यों होती है ह्यूमन बॉडी कंडक्टर? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर देयर इज अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लिक्विड, ठीक है। उसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर ब्लड भी लिक्विड फॉर्म में होता है, आपकी बॉडी के अंदर पसीना होता है, ठीक है। इसलिए अपन क्या बोल देते हैं? ह्यूमन बॉडी भी एक अच्छी कंडक्टर होती है। टैप वाटर, नॉर्मल वाटर, आपका नल वाला पानी, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट डिजोल्व फॉर्म में होता है, ठीक है। इसलिए अपन ये सारे के सारे आपके कंडक्टर्स के एग्जाम्पल थे। अब कंडक्टर की जो स्ट्रेंथ होती है, उस स्ट्रेंथ का हमने एक नाम दिया है कंडक्टिविटी। सो conductivity is the strength of a conductor, जिसकी कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा, ठीक है। सो कंडक्टिविटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर। मैक्सिमम conductivity better is the conductor, जिसकी कंडक्टिविटी जितनी अच्छी होगी वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा। अब सेकंड बात करते हैं इंसुलेटर। तो हमें अगर चार्जेस को चलाना है, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है, तो हमें कौन सी चीज को यूज करना होगा? कौन से मटेरियल को यूज करना होता है? कंडक्टर्स को, क्योंकि कंडक्टर्स ही ऐसे मटेरियल होते हैं जो चार्ज को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ले जाने की ताकत रखते हैं, क्योंकि वो उसके उनके अंदर से चार्जेस को चलना अलाउ करते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर इंसुलेटर्स ये रहे आपके, जो कि चार्जेस को अलाउ नहीं करते हैं। सो द materials which do not allow movement of charges through them, वो मटेरियल जो कि उनके अंदर से चार्जेस के मूवमेंट को अलाउ नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं अपन इंसुलेटर। और इंसुलेटर के एग्जाम्पल होते हैं आपके नॉन मेटल, प्योर वाटर। प्योर वाटर जो होता है वो इंसुलेटर का एग्जाम्पल है, एटसेट्रा। जितने भी नॉन मेटल्स हैं आपके सारे इंसुलेटर्स हैं। प्योर वाटर इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इंसुलेटर, ठीक है। अब इसके अंदर हमें जो देखना है वो बात ये है कि एक चीज देखो, इंसुलेटर का क्या इंपॉर्टेंस है वो समझ, ठीक है। इंसुलेटर का क्या काम है? वो चार्जेस को चलना अलाउ नहीं करता उनके अंदर से, ठीक है। हमें एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं? लंबे लंबे वायर खींच लेते हैं पोल्स के ऊपर से, ठीक है। उन वायर्स को ऊपर बनाए रखने के लिए हम लोग नीचे पोल्स खड़े करते हैं।
अब देखो पोल्स खड़े करने से होता क्या है, ठीक है, अगर इंसुलेटर नहीं होता तो क्या होता वो देखो, यहाँ पे ये पोल ये एक पोल खड़ा कर दिया और ये उसके ऊपर ऐसा कुछ होता है, एक आयरन की लोहे की एक एंगल बनी होती है, ठीक है, और यहां से मान लेते हैं अपन ने डायरेक्ट वायर ले लिया और इस वायर को यहाँ पे बांध दिया। जब इसके अंदर से चार्जेस चलते हैं तो ये चार्ज यहाँ से आता है और इस आयरन के अंदर से, क्योंकि आयरन कंडक्टर होता है, मेटल कंडक्टर होता है, तो इस कंडक्टर के अंदर से होते हुए चार्जेस सारे वापस कहाँ चले जाते हैं, आपके अर्थ के अंदर। तो जहां पे जाने थे चार्जेस को, दूसरी सिटी तक पहुंचना था, वहां तक चार्जेस पहुंचे ही नहीं, उससे पहले ही आपके चार्जेस अर्थ के अंदर ट्रांसफर हो गए। तो हम लोग इसको कैसे प्रोटेक्ट करें, तो इन चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने इंसुलेटर लगाया बीच में, आपने सबने देखा होगा, ठीक है। तो इसको देखो अब कैसे होता है ये, हमने क्या किया, यहाँ से ये इस तरह से एक इंसुलेटर लगाया, आपने देखा है ना, ब्लैक कलर के वो चीनी मिट्टी के बने होते हैं, इसके ऊपर पोल के ऊपर लगे होते हैं इंसुलेटर्स, ये कुछ इस टाइप के, ये ऐसे, ये कुछ ऐसे बने होते हैं, देखें। अब इसके ऊपर से अपन वायर ले गए, ये ऐसे वायर ले गए इसके ऊपर से अपन, ठीक है। अब यहाँ पे इंसुलेटर आ गया और यहाँ पे आपका वो आयरन है। इंसुलेटर क्या काम करता है, इंसुलेटर डू नॉट अलाउ मूवमेंट, यानी इस वायर के अंदर से, इस कंडक्टर के अंदर से जो चार्जेस जा रहे हैं वो चार्जेस जो हैं वो इसके अंदर से निकल जाएंगे, बीच में इंसुलेटर आ गया, इस इंसुलेटर की वजह से ये चार्जेस इस मेटल रॉड के अंदर, कंडक्टर के अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इंसुलेटर ने क्या किया, बीच में चार्जेस को अर्थ के अंदर ट्रांसफर होने से प्रोटेक्ट कर लिया, बीच में रोक दिया। तो जितना जरूरी कंडक्टर होता है चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए, उतना ही जरूरी आपका इंसुलेटर भी होता है। इसको इंसुलेटर बोलते हैं, आपने देखा होगा, ब्लैक कलर का तो होता है, आपके पोल्स के ऊपर लगा होता है, ठीक है, ब्लैक भी होता है, ब्राउन भी होता है, ठीक है, ये पोर्सलिन का बना होता है, यानी चीनी मिट्टी का बना होता है ये आपका, ठीक है, ये इंसुलेटर होता है, ठीक है। ये तो वही बात हो गई, जैसे कि आपको बाइक मिल गई, बाइक के अंदर क्या जरूरी होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए आपको इंजन चाहिए, चलो इंजन तो है आपके पास में, यानी कंडक्टर तो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। अब आपको जाना था कहीं और, ठीक है, और आप उस लोकेशन पे पहुंच गए, अब आपको वहां से आगे नहीं जाना, वहीं रुकना है, तो और क्या चाहिए आपको उसके साथ साथ, जरूरी क्या है, केवल इंजन ही काम करेगा या उसके साथ ब्रेक भी चाहिए, तो हमें उसके लिए ब्रेक्स का होना भी जरूरी है, इंजन के साथ साथ बाइक के अंदर ब्रेक का होना जरूरी है, तभी आप उस जगह पर रुक पाओगे, नहीं तो आप आगे निकल जाओगे। सिमिलरली चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह पर अगर मुझे ट्रांसफर करना है, भेजना है, तो उसके लिए मुझे कंडक्टर की जरूरत होती है, क्योंकि कंडक्टर चार्ज लेके चलेगा और वो चार्जेस लीक होके बाहर ना चले जाएं, कहीं इधर उधर बिखर ना जाएं, इसके लिए मुझे क्या जरूरी है, इंसुलेटर। तो जितना जरूरी कंडक्टर होता है उतना जरूरी आपका इंसुलेटर भी होता है, ठीक है। तो ये इंसुलेटर जो होते हैं, ठीक है, इन इंसुलेटर की जो स्ट्रेंथ होती है उस स्ट्रेंथ को अपन बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। कंडक्टर की स्ट्रेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर की स्ट्रेंथ को हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। इसी तरह से इंसुलेटर की स्ट्रेंथ को अपन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब क्या होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वो समझो। स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेटर, इसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मार देना, खत्म कर देना, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को खत्म कर देना, यही तो काम कर रहा है इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को खत्म कर रहा है, आगे पहुंचने ही नहीं दे रहा, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो इंसुलेटर की स्ट्रेंथ होती है। अब इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को और अच्छे से अपन समझते हैं, क्या होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसको देखते हैं। इंसुलेटर का क्या काम क्या होता है, इंसुलेटर का काम होता है चार्जेस के फ्लो को अलाउ नहीं करना, उनके अंदर से वो रोक देते हैं, चार्जेस के मूवमेंट को रोक देते हैं,
तो वो आपका इंसुलेटर होता है। ठीक है, अब इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है तो उसको देखो। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ छोटा सा वापस से वो डायग्राम जो भी थोड़ी देर पहले बनाया था। ये एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या होते हैं आपके इंसुलेटर। ठीक है, यानी ये एक इंसुलेटर है और स्टार्टिंग में जब लेते हैं तो सारे के सारे मटेरियल कैसे होते हैं आपके, सारे के सारे मटेरियल न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब, बार बार बोल रहा हूँ, न्यूट्रल का मतलब जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूट्रल इंसुलेटर, यानी इसके पास में जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने के उतने नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। ठीक है, ये इस तरह से, ये हो गया आपका इंसुलेटर। अब अपन ने इसके दोनों तरफ प्लेट लगा दी। क्या कर दिया अपन ने इसके दोनों तरफ, ये प्लेट लगा दी इसके दोनों तरफ, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये जो है पॉजिटिव बीच में जो न्यूक्लियस के अंदर है पॉजिटिव चार्ज, इसके और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, इस पॉजिटिव के और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में भी कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इनिशियली क्या होता है, इनिशियली ये होता है कि ये जो पार्टिकल होते हैं, ये जो फोर्स होता है बीच वाला, खुद का इंटर एटॉमिक फोर्स जो होता है, ये फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इस फोर्स की वजह से ये पार्टिकल यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर नहीं आ सकता। हमने क्या किया, इसके चार्ज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, इसके चार्ज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, ये इस तरह से बहुत स्ट्रांग कर दिया। इस चार्ज को इतना स्ट्रांग कर दिया कि ये वाला फोर्स स्ट्रांग हो गया और ये वाला फोर्स वीक हो गया। ये वाला फोर्स जैसे ही वीक होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूट के बाहर पहुंच जाता है। जैसे एक बार चलना स्टार्ट होता है उसके बाद ये प्रोसेस चलता रहता है, ट्रेन चलती जाती है। ठीक है, तो क्या इंसुलेटर किसी भी कंडीशन में चार्जेस के चलने को रोक देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक टाइम ऐसा आता है जहां पे इंसुलेटर्स भी आपके कंडक्टर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इंसुलेटर्स भी क्या बन जाते हैं, कंडक्टर्स बन जाते हैं। तो इंसुलेटर का क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। इंसुलेटर का क्या हो गया, ब्रेक डाउन। So what is breakdown of insulator? The breakdown of insulator is the process where an insulator is converted to the conductor. वो टाइम या वो प्रोसेस जहां पे इंसुलेटर जो होता है वो कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेटर। ठीक है, और ये ब्रेकडाउन किस पे डिपेंड करता है, ये ब्रेकडाउन डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के ऊपर। वो कितना रोक के रखता है इसको, वो इसको कितना रोक के रखता है। ठीक है, वो जो रोकने वाली प्रॉपर्टी है, यानी ये यहाँ पे मैंने मान लेते हैं, पहले यहाँ पे इस तरह से देख लेते हैं इसको अपन ने। ये 4 पॉजिटिव चार्जेस थे, ये 4 पॉजिटिव चार्जेस इसको खींचने की ताकत नहीं रखते। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे ये टोटल 6 चार्जेस कर दिए, पॉजिटिव चार्जेस। ये 6 पॉजिटिव चार्ज मिलके भी इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत नहीं रखते हैं, अभी भी ये इंसुलेटर है। मैंने यहाँ पे इनको 8 कर दिया, अभी भी नहीं खींच पा रहा है। मैंने इसको 10 कर दिया, जैसे ही 10 करते हैं, 9 कर दिया, फिर भी नहीं आ रहा, 10 कर दिया, 10 करते ही एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गया। यानी 9 तक, 9 पॉजिटिव चार्जेस तक उसने उसको रोक के रखा हुआ था। यानी 9 क्या हो गई उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जैसे ही 10 चार्जेस आते हैं यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। यानी 9 तक उसने रोक के रखा था, तो 9 क्या हो गई उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैक्सिमम फोर्स जहां तक वो उसको रोक के रख सकता है, वो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। और एक बार जैसे ही चार्जेस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को क्रॉस कर जाते हैं, आपका इंसुलेटर कंडक्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अब लिखते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो लिखें अब डेफिनेशन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ of an insulator is the maximum electric field it can withstand before breakdown. Before breakdown, dielectric strength of an insulator is the maximum electric field it can withstand before breakdown, and
becomes a कंडक्टर, और वो क्या बन जाए, कंडक्टर बन जाए। उससे पहले का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो रोक के रख सकता है उसको अपन बोलते हैं उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, लिखो अब चलो। ठीक है, तो जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जिस मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी वो उतना बेटर इंसुलेटर होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है क्या, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रोक के रख सकता है वो उतना बेटर इंसुलेटर होगा। तो एयर के लिए अपन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लिख देते हैं, एयर के लिए वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे वो इंसुलेटर रहता है, और अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस कर जाती है वैल्यू आपकी, तो उसके बाद में वो क्या बन जाता है, आपका कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, एयर भी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो देखते हैं, इसको भी लिख देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर 3 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। ये होती है एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इस फिगर को आप याद कर लेना बहुत अच्छे से। दिस इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, यानी ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एयर रोक के रख सकती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इससे ऊपर चली जाती है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू अगर इससे ऊपर चली जाती है, तो उसके बाद में आपका जो इंसुलेटर होता है वो आपका कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एयर भी उसके बाद में कंडक्ट करवाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो इस चीज को अब आप लिख दो। अब मैंने आपको एक, जब ये पिछले टॉपिक के पिछले वीडियो के अंदर एक आपको बताया था, मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, उसको खूब चार्ज करता हूं, फिर उसका एक शार्प पॉइंट बनाता हूं, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट लेता हूं, उसको भी खूब चार्ज करता हूं, उसका भी एक शार्प नॉक बना देते हैं। फिर उन दोनों ऑब्जेक्ट को जब पास में ले जा रहे होते हैं तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ऐसा आता है जहां पे हम देखते हैं कि एक स्पार्क हमें देखने को मिलता है। वो स्पार्क था क्या, बेसिकली बीच में एयर थी, इस एयर की वजह से चार्जेस नहीं जा पा रहे हैं, अभी भी चार्जेस नहीं जा पा रहे क्योंकि बीच में एयर एंड एयर इज इंसुलेटर, और इंसुलेटर चार्जेस के चलने को अलाउ नहीं करते, यानी इसके अंदर से चार्जेस इस ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बीच में क्या आ रही है, एयर आ रही है। ठीक है, और एयर इंसुलेटर होती है। हम और नजदीक ले गए, अभी भी एयर बीच में, अब और बीच में ले गए और ले गए, अभी भी एयर है, लेकिन इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ये जो एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है उसको क्रॉस कर जाता है, और जैसे ही क्रॉस कर जाता है एयर भी क्या बन जाती है, आपकी कंडक्टर बन जाती है, और आपके चार्जेस एयर के अंदर से होते हुए चलना स्टार्ट करते हैं। जब वो चार्जेस एयर के अंदर से चलना स्टार्ट करते हैं तब वो एयर पार्टिकल को हिट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। चार्जेस चल रहे हैं यानी कौन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन चलेगा और एक पार्टिकल चलता हुआ जाता है और दूसरे पार्टिकल को जब हिट करता है तब उसके अंदर हमें एक स्पार्क देखने को मिलता है। वो एयर पार्टिकल इतना गर्म हो जाता है कि वो चमकना स्टार्ट हो जाता है, और हम बोलते हैं कि वो आपका स्पार्क हो रहा है वहां पे। ठीक है, तो ये दो तरह के मटेरियल हो गए, एक कंडक्टर हो गया, दूसरा इंसुलेटर हो गया। और तीसरे वैरायटी की एक और तरह के मटेरियल होते हैं, और वो होते हैं आपके सेमीकंडक्टर। तो थर्ड टाइप के मटेरियल लिखो, सेमीकंडक्टर। थर्ड, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स नाम से ही पता चला, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच वाले मटेरियल। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत काम आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ोगे, सेमीकंडक्टर 12th क्लास के अंदर पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, फिर से पढ़ोगे इसको, डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन अभी एक बार अपन पढ़ लेते हैं इसको, सेमीकंडक्टर होते क्या है। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है। ठीक है, यानी एक टेम्परेचर ऐसा होता है जहां पे वो कंडक्टर बन जाते हैं, एक टेम्परेचर ऐसा होता है जहां पे वही मटेरियल आपका इंसुलेटर भी बन जाता है। तो जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तो ये मटेरियल आपका इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, और जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तब वही मटेरियल आपका, जो वो मटेरियल था, सेम मटेरियल आपका कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो लिखते हैं अब सेमीकंडक्टर को। These are the materials which behave as insulators at low temperatures and as
कंडक्टर्स एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये वो मटेरियल होते हैं जो लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह काम करते हैं और हाई टेम्परेचर पे कंडक्टर की तरह काम करते हैं। ठीक है, ऐसे मटेरियल को बोलते हैं अपन सेमीकंडक्टर। और इन सेमीकंडक्टर के जो एग्जांपल हैं वो है आपके जर्मेनियम और सिलिकॉन। एग्जांपल सिलिकॉन और आपका जर्मेनियम। ठीक है, ये दो एग्जांपल हैं, इसको अपन वापस से पढ़ेंगे जब आगे एक पूरा चैप्टर आएगा सेमीकंडक्टर उसके ऊपर। ठीक है, अब एक छोटी चीज और बची इसके अंदर, और वो चौथे टाइप के मटेरियल होते हैं और वो होते हैं आपके सुपर कंडक्टर। क्या होते हैं वो आपके सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर वाले टॉपिक को हम जब रेजिस्टेंस चैप्टर पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस वाला टॉपिक पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर के अंदर, वहां पे आएगा आपका सुपर कंडक्टर और वहां पे थोड़ा सा डिटेल में अपन इस टॉपिक को वापस से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं जनरल इंफॉर्मेशन के लिए कि सुपर कंडक्टर होते क्या हैं। ठीक है, तो चौथे टाइप के मटेरियल हैं आपके सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर, एक चीज बता दो आप, जितने भी रिसर्चेस वगैरह चल रहे हैं वो सुपर कंडक्टर्स को लेकर चल रहे हैं, अच्छे से अच्छा सुपर कंडक्टर ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो कंडक्टर से भी बेटर होते हैं, कंडक्टर से सुपर होते हैं। ठीक है, यानी कि उनके अंदर चार्जेस जो चल रहे होंगे उनको बिल्कुल भी ऑपोजिशन फील नहीं होता, चार्जेस को बिल्कुल अपोज नहीं करती, कोई भी चीज ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है जो चार्जेस को अपोज करती है। ऐसे मटेरियल को, उसके अंदर चार्जेस बहुत स्मूथली मूव करते हैं। ठीक है, उन मटेरियल को बोलते हैं सुपर कंडक्टर। उनका रेजिस्टेंस जीरो होता है और ये कुछ ही ऐसे मटेरियल होते हैं, और वो भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही होता है। जब उनका टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है उस समय ये वही मटेरियल आपके सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब टेम्परेचर बहुत लो, कहने का मतलब टेम्परेचर आपका 0 केल्विन, 1 केल्विन, 2 केल्विन, 3 केल्विन के आसपास होता है, यानी माइनस के 273 डिग्री के आसपास जब होता है तब ये ऐसा काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सुपर कंडक्टर जो होते हैं उनके बारे में अब लिखो आप। These are the materials which do not have any opposition to the motion of charges through them at very low temperatures। बहुत ही लो टेम्परेचर जब होता है तब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका की जो उनकी प्रॉपर्टी ऐसी बन जाती है कि वो चार्जेस के मोशन को बिल्कुल अपोज नहीं करते, जीरो अपोजिशन होता है, उसको अपन सुपर कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, और इसका एग्जांपल है आपका मर्क्यूरी, Hg। मर्क्यूरी इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक चार्ज वाले के टॉपिक के अंदर हमारा एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। 3 तरह की प्रॉपर्टी, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, उसके बाद में आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस और कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ये टॉपिक पूरा होने के बाद में आपका इलेक्ट्रिक चार्ज वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे कूलम्ब्स लॉ। तब तक थैंक यू।